सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर आमरीयत की कमर तोड़ दी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। हम मातम बेसिकली पढ़ रहे थे। 24 घंटे पहले हम कह रहे थे कि जी एक जुडिशियल पैकेज तो थ्रू हो चुका है, मगर उसी एन वक्त पे सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और उनके लाइक माइंडेड जजेस ने, ये 8 मेंबर की रुकनी बेंच थी, इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दी। ये जो रिजर्व सीट्स का केस जो चल रहा था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आ गई थी कि ये सीटें पीटीआई को ही देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिलेज के बावजूद अब एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दी है मेजॉरिटी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इलेक्शन कमीशन को सही मानों में उन्होंने वार्न किया है कि अगर तो ये डिसीजन हमारी इंप्लीमेंट नहीं हुई तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर होंगे और इसके अलावा दीगर चीजें हो सकती हैं। तो क्या हुआ है आज, और ये 12 जुलाई की डिसीजन जो ली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इस वक्त पे कैसे आई? इसके पीछे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला, आयशा मलिक, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी और शाहिद वहीद एंड इरफान सादत खान। इन्होंने कहा कि जी कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर कि जो हमारी ओरिजिनल 12 जुलाई की रूलिंग थी वो बहुत क्लियर थी, और इलेक्शन कमीशन ने जो रुकावटें डाली हैं वो बेबुनियाद रुकावटें हैं इस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और अब कोई गुंजाइश नहीं है कंफ्यूजन की कि जी ये हो गया वो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, डिसीजन आ गई है। इसका क्या मतलब है इस डिसीजन का? इसका यह मतलब है कि जो वक्त है इस डिसीजन का, आईनी तरमीम जुडिशियल पैकेज जो थ्रू करने की कोशिश की जा रही थी, नंबर आ गए, ये सब कुछ हो गया। कौन से नंबर? नंबर तो थे ही नहीं, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी डिसीजन इंप्लीमेंट ही नहीं की थी। और इस प्रीएम्प्टिव मेजर ने, अब ये जो जजेस ने लिया है, इसने एक तरीके से कानून को बचा लिया है। अब इसके ऊपर दो राय है। एक तो है 63A की एक राय है कि जिसके अंदर जो ओरिजिनल डिसीजन ली थी उमर अता बंदियाल साहब ने, मैं ऑब्वियसली लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं मगर जो मैंने पढ़ा है, रिसर्च की है, उसी की बुनियाद के ऊपर अब ये डिसीजन ली गई है। और अब अपना एक वाजे मौकफ आ गया है, एक बार फिर चांस मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं चांस मिली है क्योंकि वो लोग नहीं रुकेंगे जिन्होंने इस लेवल तक ये चीज पहुंचा दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बस एक मौका दिया है। अब इसके बाद मास मोबिलाइजेशन अगर नहीं होती पाकिस्तान के अंदर तो फिर खत्म है सिचुएशन। मगर एक बात वाजे हो गई है इससे, एक बात वाजे हो गई है इससे, और वो बात यह है कि जो आग लगी इस डिसीजन के बाद, और स्पेशली जो ट्रेजरी बेंचेस हैं और खामोश ट्रेजरी बेंचेस, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनमें जो आग लगी इस डिसीजन के बाद, वो मुलायजा कीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो अपने आप को कुछ दिन पहले वो पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर जमहूरी बन रहे थे, आज अपने असली वालिद के दिफा में उतर आए, आमरीयत के दिफा में उतर आए बिलावल भुट्टो जरदारी। जरा मुलायजा कीजिए। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए, उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक। जी, तो ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बड़ी ही जोर और शोर से अपना वो बातें कर रहे थे, मगर दूसरी जानिब खड़े थे आपके उमर अयूब खान साहब। नाउ रिलेशनशिप तो आप जानते ही हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उमर अयूब खान साहब ने जो इस्कंदर मिर्जा की कैबिनेट थी, काबीना से 1958 में जब सिकंदर मिर्जा को उन्होंने गिराया, उनके खिलाफ एक कू हुई, मार्शल लॉ हुआ, तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो यही थे, मगर सिकंदर मिर्जा की काबीना से उमर अयूब खान साहब के जो दादा थे, अयूब खान साहब ने 2 लोग उठाए थे। उसमें से एक थे जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उनको ज्वाइन करने से पहले इस्कंदर मिर्जा साहब को एक खत लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने वो तारीफें और बूट पॉलिशें और चूसना और चाटना सब कुछ कंबाइन करके मुख्तसर से अल्फाजों में लिखा था। और आखिर में उन्होंने क्या लिखा था, मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने सिकंदर मिर्जा को, जिनकी हुकूमत बस गिरने ही वाली थी, चंद ही वो रहते थे,
उन्होंने उनको कायदे आजम से कंपेयर किया। और ये खत का जो ताउन था, कनेक्शन क्या था? सिकंदर मिर्जा की वाइफ नुसरत भुट्टो का ये कनेक्शन था। सिकंदर मिर्जा की वाइफ का भी ताल्लुक ईरान से था, और भुट्टो साहब की बेगम का ताल्लुक भी, जो हुई उनकी बेगम बनी, उनका भी ईरान से ताल्लुक था। वो कराची में उस वक्त काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी इसके ऊपर हम जिक्र नहीं करेंगे। खैर, आगे बात बढ़ाते हैं। पूरा इस चीज का जुज ये है कि जो चीज आमरीत के कुड्ढों से शुरू हुई, वो आमरीत के ही कब्र में जाके दफन हो गई। तो यानी फुल सर्कल, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ लाइफ। और इसी बात की निशान यानी एक हिंट दिया उमर अयूब ने अपने दादा और बिलावल भुट्टो जरदारी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नया बाप चूज कर लिया है, जो दादा की भी शायद रिप्लेसमेंट वो करना चाहें। अगर उनको मौका मिले तो बिलावल भुट्टो जरदारी से वो हाफिज बिलावल भुट्टो जरदारी मुनीर लगा लें अपने साथ, सैयद भी लगा लें शायद वो। खैर, एनीवेज, ये बातें तो मेरे ख्याल से ज्यादा रिलीजियस उसके ऊपर हैं, तो दीनी जो स्कॉलर्स हैं उनको ये करने दें। मगर रिस्पांस के उमर अयूब खान साहब का जो रिस्पांस था, और वो पहले सुने, मुलायजा कीजिए कि वो तरबियत की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और उसके बाद बैरिस्टर गोहर का साथ साथ ही रिस्पांस जो आया है, ये तरमीम जो की जा रही थी जुडिशियल पैकेज की सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर, उसको भी मुलायजा कीजिए। जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीकाकार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है DGISPR साहब के दफ्तर में। जो तो सब प्लान इनके जाया हो गए। इन्होंने खुद ही ये पिटिशन, ये रिव्यू के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भेजी थी, क्योंकि आजम नजीर तार साहब ने कहा था कि जी हमें इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, डिले टैक्टिक्स। अब उनको ये नहीं पता कि बॉल तो वापस कोर्ट में भेज दी वापस उन्होंने दूसरी तरफ, मगर वापस उसका रिटर्न कब आया? वो ऐसे वक्त पे आया जब इन्होंने ये तरमीम, जो आसिम मुनीर की लाइफलाइन थी, काजी की लाइफलाइन थी, वो सब कड़ियां जुड़ी हुई है ना, चेन रिएक्शन है ना, कि इधर से जाएगा तो उधर आएगा, से इधर से आएगा तो उधर जाएगा। अच्छा, ये गेम्स खेल रहे हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार, और दूसरी जानिब जो उनके प्राइमरी बैकर हैं अमेरिका में, जो जिन्होंने ऑस्ट्रिच अप्रोच अपनाई हुई थी कि हम तो देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान जमहूरियत, ये वो अस्करी इम्पोजिशन, आसिम मुनीर साइको, जो भी, उन्होंने तो अब मुंह मोड़ा हुआ था ना। मगर अब इलेक्शन सर के ऊपर है, और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने नए सैंक्शंस इंपोज किए हैं एक चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर और दीगर कंपनियों के ऊपर, जो पाकिस्तान के एलिजिडली बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये अक्टूबर 2023 के अंदर ये चाइनीज बेस्ड कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगे थे, मगर अब उनको रिन्यू कर दिया गया है। जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनका भी इसके ऊपर अपना एक मौकफ आया, और उन्होंने वाजे बताया कि जी बेजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के साथ शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स के जो इंजन है, मोटर, रॉकेट मोटर, उसकी टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट उन्होंने खरीदी, और वो सैंक्शंस का बाइस बनी, और अब ये कंटिन्यूड सैंक्शंस का बाइस बनी है। वो चलते आ रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू अमेरिकी पेंटागन और ये स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, ये जो कोऑपरेशन थी ये रुकी नहीं। अब क्या हो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जी चाइना बेस्ड फर्म्स ह्यूबे, हुआंगचंगदा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट, यूनिवर्सल एंटरप्राइज ऑफ चाइना और जियान इनोवेटिव इक्विपमेंट, और पाकिस्तान की कंपनी है इनोवेटिव इक्विपमेंट के ऊपर अब ये सैंक्शंस बरकरार रहेंगे। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद, एक्सटेंशन लेने के बावजूद, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली बहुत अरसे डेवलप हो रही है। अबाबील की तकरीबन 2200 किलोमीटर रेंज है, शाहीन 3 की 2700 या 750 किलोमीटर रेंज है। तो अब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पहले ही अमेरिकन उसके अंदर थे, मगर जब से जनरल बाजवा ने और मिलिट्री क्यादत ने कहा कि जी हम तो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, तो ये अब अमेरिका ने कहा कि अच्छा हमारी तरफ आ रहे हो, तो ये लो एक तोहफा, अब देखो हम तुम्हारे साथ और चाइना के साथ क्या करते हैं। अब तो वो ना 3 में ना रहे ना 13 में रहे, बेसिकली दे नोवेयर, क्योंकि चाइना ने अब ऑडिट टीम्स भेजना शुरू कर दी हैं। उनके अपने खदशात हैं, वो नहीं समझते कि ये चीज चल सकती है। वो अब अफगानिस्तान पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं
ईरान पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आती है। वहां पे एक आदमी का गुस्सा और जिद मुल्क को लेके नहीं डूब रहा। खैर, ये बहुत अहम खबर है और इसका इंपैक्ट भी आएगा आमरीत पे और पाकिस्तान की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर, मगर इतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है इसकी वजह से। और अब आप देखेंगे ये नई चीजें शुरू करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी ये ट्वीट का ये एक्स पोस्ट का एक मसला बना दिया है, तो इनके पास कोई चीज बची नहीं। इन्होंने फैज हमीद भी ट्राई कर लिया, अपने ऊपर भी कुल्हाड़ी मार ली। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बास्टर्डाइज करने की कोशिश कर ली तरमीमों के थ्रू, ये सब कुछ, वो भी फेल हो गया। इन्होंने जो कुछ किया 9 मई वो भी फेल हो गया, 8 फरवरी वो भी फेल हो गया। क्या सक्सीड हुआ है एक्सेप्ट इमरान खान को जेल में रखने के और मुल्क की मईशत को और सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक को तबाह करने के लिए। यानी जो एक आपके पास होता है ना मॉरल ग्राउंड, वो भी तबाह हो चुका है। तो कुछ नहीं बचा मगर ये अपनी जिद के ऊपर हटे हुए हैं और लोग अपनी अब जिद पे आ गए हैं। कोई भी इदारा जो है, सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं पीछे हट रहा। काजी फैजी सेज गॉन, खत्म हो गए। आसिम मुनीर की एक्सटेंशन खत्म हो गई। अब उसको आगे खुल के सामने आना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करनी पड़ेगी और ये खुलेआम कहना पड़ेगा कि हाँ मैं हूं आगे। मगर वो करेगा नहीं क्योंकि वो डरपोक है। वो पीछे से खड़ा होकर वार करता है और इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके बिलावल भुट्टो जरदारी टाइप कॉम्प्रोमाइज करप्ट कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करके। शहबाज शरीफ तो गायब है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, फेलियर्स होने के बावजूद भी, तो अब तो सिपा सलार नंबर 1 को खुद ही सामने खुल के आना पड़ेगा क्योंकि और मोहरे गिर गए ना। काजी भी फेल, पीपल्स पार्टी, जरदारी भी फेल, शहबाज शरीफ तो कंप्लीट फेलियर, पापा की परी फेलियर। नवाज शरीफ को बाहर निकालने का मौकफ हो रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ये कुछ लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब मौकफ बनाने के लिए बाहर निकलेंगे। यार वो अपनी सीट, एक जेल में खातून है 70 साल कैंसर सर्वाइवर, उनसे वो हार गया, सही है। दूसरी सीट भी वो हार गया। इतना धांधली करनी पड़ी कि उसको अपनी लेजिटिमेसी खुद ही नहीं पता कि वो नाजायज है। वो ये पता है उसे कि मैं नाजायज हूं और आप कह रहे हैं कि वो मौकफ बनाने के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए उनको बाहर भेजा जा रहा है। तो अगर यही सिचुएशन है आ गई है कि नवाज शरीफ को नैरेटिव बनाने के लिए बाहर भेज रहे हैं आप, तो आप बाहर निकल जाएं भाई, बहुत हो गया। आप बाहर चले जाएं, आपको एम्बेसडरशिप, कोई असाइलम, यूएई चले जाएं, आपको वहां मिल जाएगा। पाकिस्तान आपको क्लीन रोड दे देगा। नदीम अंजुम तो वैसे ही जा रहे हैं, उनका एक और फेलियर उनके ऊपर। तो खैर एनीवेज, अल्लाह बहुत बड़ा है और हमारा यकीन इसी पे चलता आ रहा है और पाकिस्तान का यकीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी लग रहा है इसी पे चल रहा है फिलहाल। मगर उसने अभी तक अल्लाह ने हमें रुस्वा नहीं किया। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।